नमस्ते दोस्तों, क्या आपको 2020 का वो खेल याद है जिसमें एक वायरस का खौफ और फिर पूरी दुनिया का शटडाउन। आज फिर से वही हो रहा है। न्यूज चैनल बता रहे हैं कि निपाह आ गया है, फल मत खाओ, बाहर मत निकलो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी देश में कोई बड़ा जन आंदोलन होता है या फिर कोई बड़ी विदेशी कंपनी हमारे तशरीफ में घुसने की कोशिश करती है, तभी कोई वायरस क्यों जागता है। आज मैं आपको निपाह का वो इतिहास बताऊंगा जो मेडिकल की किताबों में दबा दिया गया, और उसी के साथ रत्नागिरी में खुलने वाले उस इटालियन मौत का नाम बताऊंगा जिसे हमारा सिस्टम विकास बता रहा है। आज सच बोलेंगे और कड़वा बोलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निपाह का आधार कार्ड देखिए। साल 1998 मलेशिया, कोम्प्युंग सुंगाई निपाह नाम के एक गांव में सुअरों को पालने वाले किसानों को अचानक तेज बुखार आने लगा। लोग पागल होने लगे, कोमा में जाने लगे। पहले डॉक्टरों को लगा कि ये जापानी इंसेफेलाइटिस है, पर जब लाशें बिछने लगी तो पता चला कि ये कुछ नया है। गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा निपाह वायरस। इसका सोर्स क्या है? टेरोपस बैट्स यानी फ्रूट बैट्स। चमगादड़ फल खाता है, उसकी लार फल पर गिरती है, वो फल सुअर खाता है या सीधा इंसान, और खेल खत्म। इसकी डरावनी बात जानते हैं? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 45 दिन तक हो सकता है, यानी वायरस शरीर में घुस गया और आपको 1.5 महीने तक पता भी नहीं चलेगा कि आप एक चलता फिरता बम है। इसका डेथ रेट 75% है। लेकिन सवाल ये है, क्या 2026 में ये वायरस कुदरती है या ये गेन्स ऑफ फंक्शन रिसर्च का नतीजा है जो जानबूझकर छोड़ा गया? मनोविज्ञान में इसे कहते हैं मास फॉर्मेशन साइकोसिस। जब पूरी भीड़ को एक काल्पनिक डर में डाल दिया जाता है तो वो अपनी आजादी खुशी खुशी सरेंडर कर देती है। याद रखिए पावर डायनामिक का नियम 16, अनिश्चितता का माहौल बनाए रखे। जब जनता डरी होती है तो वो सरकार से महंगाई पर सवाल नहीं पूछती, वो अस्पताल में बेड मांगती है। क्या ये मुमकिन है कि दुनिया भर की सरकारें बायोलॉजिकल वॉरफेयर को एक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि डिजिटल आईडी और कंट्रोल को मजबूत किया जा सके? आज निपाह का शोर केरल से महाराष्ट्र तक है, पर असली मंशा कुछ और है। अब आते हैं उस सच पर जिसके लिए निपाह का धुआं फैलाया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जिस केमिकल हब की बात हो रही है, वह एक ऐसी कंपनी की एंट्री हो रही है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खून से सना है। मैं बात कर रहा हूँ इटालियन केमिकल जॉइंट्स और उनके उन पार्टनर्स की जो यूरोप में प्रतिबंधित है। इटली में 1976 का सेवेसो डिजास्टर याद है? वहाँ एक प्लांट से TCDD डायोक्सिन नाम की गैस लीक हुई थी। हजारों जानवर मर गए, हजारों बच्चों को स्किन की ऐसी बीमारियां हुई कि आज भी वहाँ की मिट्टी जहरीली है। यूरोप ने इन केमिकल प्लांट्स के लिए सेवेसो डायरेक्टिव जैसे कड़े कानून बनाए, जिसके बाद ये कंपनियां वहां बंजर जमीन छोड़कर भारत जैसे देशों की तलाश में निकली। रत्नागिरी के बारसू में जिस रिफाइनरी और केमिकल प्लांट का विरोध हो रहा है, वहां PFAS फॉरएवर केमिकल्स और आइसोसिनेट्स जैसे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होना है। ये वो केमिकल है जो इंसानी DNA बदल देते हैं और कैंसर पैदा करते हैं। इटली और जर्मनी ने इन्हें एनवायरमेंटल हैजर्ड कहकर भगा दिया, पर रत्नागिरी में इन्हें प्रगति का नाम दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पावर डायनामिक्स का नियम 7, दूसरों से काम करवाए पर श्रेय खुद ले। नेता यहाँ विदेशी कंपनियों से पैसे लेंगे और श्रेय खुद लेंगे कि हमने युवाओं को नौकरियां बांटी। हादसा या साजिश? निपाह का डर दिखाकर आपको घरों में बंद किया जाएगा ताकि रत्नागिरी की सड़कों पर पुलिस का पहरा बढ़ सके और वहां गुपचुप तरीके से इस जहरीले प्रोजेक्ट की नींव रखी जा सके। कोकण के भाइयों, आपकी हापुस की मिठास पर इटली के तेजाब की नजर है। ये वायरस आज है, कल चला जाएगा, लेकिन जो जहर रत्नागिरी की जमीन में घुल जाएगा वो आपकी 7 पीढ़ियों को अपाहिज बनाकर ही छोड़ेगा। मनोविज्ञान का एक नियम याद रखिए, लॉस एवर्जन। आज 1500 रुपए की लाड़की बहन योजना की खुशी मत मनाइए, अपनी आने वाली पीढ़ी की सेहत के खोने का डर रखिए। जागरूक बनिए। ये डेटा मैंने बहुत मुश्किल से और मेहनत करके निकाला है, क्योंकि हमारी मुख्य धारा का मीडिया विदेशी विज्ञापनों के तले दबा हुआ है। इस वीडियो को रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पूरे महाराष्ट्र के हर घर तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए सेव कोकण। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो डेटा के साथ चैलेंज कीजिए। जय हिंद।